Hello everyone, welcome to the channel Microbiology and Pathology Classes. Hope आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई करने के मूड में होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये पैथोलॉजी का है, दैट इज़ यूरिन एग्जामिनेशन। इसमें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे, इसमें हम केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे और इसमें हम जो मेन है हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन देखेंगे और फिर आगे जाके बाकी चीज़ें भी कवर होंगी। तो जब हम यूरिन की बात करते हैं तो हमारे यूरिन में जो कंपोजिशन ऑफ यूरिन हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिन है उसका जो वॉल्यूम होता है कि दिन में हम कितना यूरिन बाहर निकालते हैं फ्रॉम अ बॉडी, हमारी बॉडी कितना यूरिन बाहर निकालती है, दैट इज़ 600 to 2000 ml। ठीक है, तो वो 2 लीटर तक एवरी 24 आवर्स। ठीक है, सो एवरेज जो होती है वो निकलती है 1200 ml। ये जो चीज़ है आपको ये याद रखती है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर क्या अगर आप थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लो। सो सेकंड थिंग इज़ दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होनी चाहिए 1.003 to 1.030 इज ये इक्वल टू होती है टू द वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरी जो हमारी चीज़ है आती है वो आती है रिएक्शन। जो हमारा यूरिन है वो कैसा होना चाहिए, वो एसिडिक होना चाहिए, वो बेसिक होना चाहिए, जिसे हम अल्कलीन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो पीएच होना चाहिए वो रेंज होता है फ्रॉम 4.7 टू 7.5। डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन कि हमने कैसा डाइट लिया होगा या बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ ना हो उसकी वजह से वो बेसिक हो सकता है या एसिडिक नेचर हो सकता है। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो 4.7 टू 7.5। ओके, एवरेज 6। टोटल सॉलिड जो होने चाहिए हमारे जो है यूरिन में, अगर हम मतलब 1 लीटर हमारा यूरिन ले और फिर उसमें सॉलिड्स चेक करें तो उसमें कितने होने चाहिए, 30 to 70 ग्राम्स। तो द फॉलोइंग इज़ द टेबल, हमारे पास टेबल नीचे दिया हुआ है जिसमें ये है हमारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और क्या कितना होना चाहिए, ये आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे यूरिन में। ठीक है, इतना हम एक्सक्रीट करते हैं पर 24 आवर। तो फिर यहाँ पे आते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट्स। तो जो हमारा यूरिन है इसको हम वेरियस टेस्ट्स करते हैं। मतलब अगर कोई बंदा बीमार है तो उसको उसको हम यूरिन टेस्ट्स करते हैं रिलेटेड टू, अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम हो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो उसमें हम यूरिन टेस्ट लेते हैं। तो अब जो बात आती है वो आती है स्पेसिमेन कलेक्शन की। स्पेसिमेन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन यहाँ पे यूरिन है। सो कलेक्शन ऑफ द यूरिन सैंपल, यूरिन को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि टाइप ऑफ सैंपल जो यहाँ पे हम लेते हैं, सॉरी स्पेसिमेन, फर्स्ट डिवाइडेड मिड स्ट्रीम मॉर्निंग यूरिन। तो हम यहाँ पे कौन सा यूरिन लेते हैं, हम मॉर्निंग का यूरिन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवाइडेड मिड स्ट्रीम। सो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि जब हम यूरिनेट करते हैं पहला जो पार्ट है वो छोड़ना होता है। ठीक है, लेकिन पहला पार्ट हमने छोड़ दिया फिर कलेक्ट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड मिड स्ट्रीम। ओके, गुड, होप आपको समझ आ रहा हो। तो इसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्शंस वेयर गिवन टू पेशेंट। जो अब हमारा पेशेंट है जिसको हमें टेस्ट करना है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है हमें बिफोर टेस्टिंग। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू वॉइड डायरेक्टली इनटू द कंटेनर ड्यूरिंग द कलेक्शन। सो जो हमारा पेशेंट है उसे हमें बोलना है कि आपको डायरेक्टली क्या है कंटेनर में ही डालना है अपना यूरिन, उधर इधर नहीं फेंकना है फिर वहाँ से उठा के कंटेनर में डालना है। नो नो, सीधा आपको किस में डालना है, कंटेनर में। और ये भी कहना है अगर हमें फर्स्ट वाइडेड यूरिन सैंपल निकालना है तो हमें इसे ये भी कहना है कि इनिशियल पोर्शन जो है यूरिन का वो आपको एस्केप करना पड़ेगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर मिड स्ट्रीम मतलब बीच में पहला छोड़ा फिर जो निकलेगा वो फिर क्या कलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन्फेंट्स में जो छोटे बच्चे होते हैं और यंग चिल्ड्रन में जो कि 2-3 साल के होते हैं, 4-5 साल के, तो उनमें हम कैसे कलेक्ट करते हैं। सो अब जो हमारे ये बच्चे होते हैं इनमें हम कैसे कलेक्ट करते हैं, तो इनमें हम कलेक्ट करते हैं बाय डिस्पोजेबल कलेक्शन apparatus। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक बैग लेते हैं, वो लगाते हैं इनके जेनिटल पार्ट पे। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, जब भी वो यूरिनेट करते हैं तो वो जो होता है यूरिन वो उस बैग में चला जाता है। ठीक, तो वैसे हमारे उसका यूरिन कलेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद अब आती है, अब हमने जो है हमारा यूरिन वो हमने कलेक्ट कर लिया, गुड। अब उसके बाद अब क्या है, प्रिजर्वेशन। अब अगर हम कह रहे हैं
अगर हम लैब में हमें लगता है कि अब टाइम लगेगा टेस्ट करने में, तो अब हम यूं ही मत रख सकते हैं यूरिन को साइड में, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी ना वैसे। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ फिज़िकल या कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं, ताकि ये जो यूरिन है ये फ्रेश रहे, इसमें कोई मतलब चेंज ना आए। जैसा ही हमें पेशेंट के अंदर मिला है, पेशेंट से मिला है, वैसा ही होना चाहिए। सो ऑल द स्पेसिमेन ऑफ द यूरिन रूटीन यूरिन एनालिसिस शुड बी एग्जामिन्ड वाइल फ्रेश। तो ये भी है कि ये जो हम यूरिन लेते हैं ये फ्रेश जब होगा तभी हम इसे क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ये जब फ्रेश ही हो तभी एग्जामिन होना चाहिए। अगर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम जो यूरिन है वो हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखें, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें केमिकल या जो उसका सेल्यूलर मटेरियल हो, उसमें जो सेल्स होंगी या उसमें अगर बैक्टीरिया होंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब अगर किसी के अंदर बैक्टीरियाज कम है यूरिन में, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बैक्टीरिया की लेवल ज़्यादा हो जाएगी, तो जब हम फिर टेस्ट करेंगे हमारा टेस्ट नेगेटिव आएगा। या उसमें अगर ग्लूकोज की लेवल, ग्लूकोज होगा किसी के यूरिन में, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर हमने वो आइस से ही रखा तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ग्लूकोज उसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उससे भी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगे। तो हम बोलते हैं ये जो हमारा यूरिन है ये हमें स्टोर करना चाहिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर में। गुड। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें नोट, द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर आर एज फॉलोज। सो अगर हम अब यूरिन को आइस से ही रखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो इसमें लाइसिस हो जाएंगी ब्लड सेल्स की, ठीक है, बाय हाइपोटोनिक यूरिन, ठीक, सेल्स के अंदर क्या हो चला जाएगा, मतलब ये चला जाएगा, वाटर चला जाएगा और उनकी लाइसिस हो जाएंगी। डिकम्पोजिशन ऑफ केस्ट्स हो जाएंगी, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैंने कहा, डिक्रीज इन द ग्लूकोज ये भी मैंने कहा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा, यूरिन कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में बैक्टीरियल रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर हमने यूरिन को ऐसे ही रखा, ठीक है। तो अब हमारे पास तो ये यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो रेफ्रिजरेटर वाला आता है वो फिज़िकल प्रिजर्वेटिव आता है, बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं द रिकमेंडेड प्रिजर्वेटिव्स यूरिन एज फॉलोज, ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स है, ये कंसंट्रेशन है उनकी कितना डालना है कितने में, ठीक है, और ये उसकी लिमिटेशंस है। तो आइए आप टेबल देख लें, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, तो अब जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। द वेरियस एस्पेक्ट्स स्टडीड फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन आर। तो फिजिकली हम जब यूरिन को एग्जामिन करते हैं हम क्या क्या चेक करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं वॉल्यूम, दूसरा हम करते हैं कलर, तीसरा हम करते हैं अपीयरेंस, क्या ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तीसरा चौथा हम करें सेडिमेंट फॉर्मेशन, या उसका ऑर्डर भी चेक करते हैं, या पीएच भी चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करते हैं, ये हम आके देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें हैं जो हम किससे करते हैं चेक, भाई फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो चलिए, जनरल कंस्टिट्यूशन, तो वॉल्यूम चेक करते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है, फॉर एन अडल्ट, एक अडल्ट के लिए द नॉर्मल एवरेज डेली वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज अबाउट 1200 to 1500 ml। गुड। मोर यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे दैन द नाइट। तो ये यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि दिन में ज़्यादा यूरिन बनता है दैन नाइट, क्योंकि हम दिन में तो पानी पीते हैं, दिन में ही खाना खाते हैं ज़्यादा, रात को तो हम उतना पानी नहीं पीते, इसलिए यूरिन फॉर्मेशन जो ज़्यादा होती है वो कब होती है, वो डे में ही होती है। हाउएवर द नॉर्मल रेंज फॉर द 24 आवर मे बी 600 to 2000 ml। सो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 600 से लेके 2000 तक, ये डिपेंड करता है कौन कितना पानी पीता है, ठीक है। बट कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी भी है कि अगर कोई मतलब पानी पीता है, कम ही पीता है, लेकिन वो फिर ज़्यादातर वो यूरिनेट करता है ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस, वो हम देखते हैं। पॉली, अब कुछ ये है, क्या बोलते हैं, टर्म्स है, दैट इज़ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया इज़ एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। अगर कोई बंदा अब ज़्यादा यूरिनेट कर रहा है, मोर देन 2500 ml ए डे, ठीक है, ये पर 24 आवर की बात हो रही है। इट इज़ जनरली ऑब्जर्वड इन डायबिटीज़ मेलिटस। ये किन पेशेंट्स में देखा जाता है, जिन डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस के या डायबिटीज़ इंसिपिडस के। तो ये हमारा पॉलीयूरिया। अब दूसरी जो टर्म है दैट इज़ ऑलिगोयूरिया। ऑलिगोयूरिया इज़ अ डिक्रीज इन 24 आवर यूरिन एक्सक्रीशन। अगर कोई अब डिक्रीज 500 ml से कम कर रहा है उसको हम ऑलिगोयूरिया बोलते हैं। और हमने पहले क्या कहा कि पॉलीयूरिया उसे कहते हैं जो ज़्यादा करे, दैट इज़ मोर दैन 2500 ml, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपको समझ आ गई। देन टर्म एन्यूरिया।
इट इज़ एन्यूरिया मीन्स द कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इस एन्यूरिया में क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं बनता यूरिन, बनता ही नहीं है। तो तीन आई हमारे पास। पॉलीयूरिया, ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, मोर देन 2500 ml। ऑलिगोयूरिया, डिक्रीज मीन्स 500 से कम। एंड देन कम्स द थिंग दैट इज एनोरिया, बिल्कुल ही क्या, बन ही नहीं रहा। तो ये थी कंडीशंस वॉल्यूम के बारे में। अब आता है हमारे पास कलर। द कलर ऑफ नॉर्मल यूरिन में वेरी फ्रॉम पेल येलो टू द डार्क एम्बर। ये पेल येलो से डार्क एम्बर कलर हो सकता है नॉर्मली, डिपेंडिंग अपॉन किस पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, तो मेनली जो कलर मिलता है ना हमारे यूरिन को, वो यूरोक्रोम, ठीक है, होता है। यूरोक्रोम से मिलता है हमारे कलर को। कैसा कलर, पेल येलो कलर, ठीक है। और किन की वजह से हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है इसमें यूरोबिलिन, ये उसमें होता है यूरो एरिथ्रिन। इन चीज़ों की वजह से हमारा जो यूरिन है वो नॉर्मली पेल येलो या डार्क एम्बर हो सकता है। तो ये आप याद रखना यहाँ पे कि किन पिगमेंट्स की वजह से, या यूरोक्रोम या यूरोबिलिन या यूरो एरिथ्रिन, ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा यूरिन नॉर्मली पेल येलो या डार्क एम्बर हो सकता है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस में नहीं आते, ठीक है, ये नॉर्मली है। देयर आर मनी फैक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन अल्टर द नॉर्मल यूरिन कलर। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे जो है यूरिन कलर को चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारे पास डाइट आता है, इसमें हमारे पास मेडिसन्स आते हैं, दवाइयाँ आती है, वेरियस केमिकल्स आते हैं, कैन बी प्रेजेंट इन द डिजीज, ठीक है। द पीएच ऑफ द यूरिन इन्फ्लुएंसेस द कलर प्रोड्यूस्ड बाय मनी केमिकल्स, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएच की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा यूरिन है उसका, जो हमने पहले ही कहा कि नॉर्मल पीएच उसका है नॉर्मली 6 और वेरी होता है 4.6 टू अप टू 8 या 7 तक। तो हम बोल रहे हैं कि पीएच ऑफ यूरिन जो हमारा हो सकता है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। वेरी पेल और कलरलेस यूरिन कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई फ्लूइड कंजम्पशन। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं फ्लूइड्स की, हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे यूरिन है वो कलरलेस आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा बनेगा बॉडी में, उनके साथ कम फ्लूइड्स बाहर निकलेंगी, ठीक है, तो वो कलरलेस होगा, ठीक। कैन रिजल्ट फ्रॉम द हाई फ्लूइड कंजम्पशन, ठीक। डायूरेटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जिनकी वजह से ज़्यादा मतलब यूरिन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन भर आता है। नेचुरल डायूरेटिक्स सच एज अल्कोहल एंड कॉफ़ी। अगर कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल पीता है या कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, यूरिन ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा निकलेगा, उसमें क्या कलरलेस यूरिन बाहर आ सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इन क्लिनिकल, कुछ अगर बीमारियाँ भी है, क्लिनिकल कंडीशन है, सच एज डायबिटीज़ इंसिपिडस हो या डायबिटीज़ मेलिटस हो, इन चीज़ों में भी क्या होता है, इन चीज़ों में हमारा यूरिन कलरलेस बाहर आ सकता है या वेरी पेल आ सकता है। अब अपीयरेंस यूरिन की कैसी होती है। नॉर्मली यूरिन जो होता है हमारा वो क्लियर होता है। इट में अपीयर क्लाउडी, ये हमें कभी कभी क्लाउडी दिख सकता है, किस वजह से, अगर इसमें एमॉर्फस फॉस्फेटेस प्रेजेंट हो। सो ये आपको पॉइंट मतलब नोट करने हैं आपको, इनको आपको टाइप शॉर्ट नोट्स बनाने के, जो हमारा यूरिन है वो क्लाउडी कब हो सकता है, साइड में लिखना है इफ एमॉर्फस फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट, इनको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। सो अब जो यहाँ पे हमारा है ये अब बाद में देखेंगे। हम फिर बोलते हैं इन अल्कलीन यूरिन और एमॉर्फस यूरेट्स आर प्रेजेंट इन एसिडिक यूरिन। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा अल्कलीन यूरिन होता है उस या एमॉर्फस यूरेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एसिडिक यूरिन में। एमॉर्फस फॉस्फेट्स जो होते हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, अगर वो यूरिन में प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, वाइट, विच डिजॉल्व्स व्हेन एसिड इज एडेड। वो जो वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं जब हम एसिड ऐड करते हैं इनटू आवर यूरिन। एमॉर्फस यूरेट्स फ्रीक्वेंटली फॉर्म ए पिंक कलर प्रेसिपिटेट्स विच डिजॉल्व्स व्हेन द स्पेसिमेन इज हीटेड। अगर जो हमारा यूरिन है उसको हम हीट करते हैं और उसके अंदर क्या है, एमॉर्फस यूरेट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करे, फॉर्म करेंगे पिंक कलर प्रेसिपिटेट्स। अगर हमने अपनी यूरिन सैंपल को हमने हीट किया, उसमें कैसे आ गए, पिंक कलर्ड प्रेसिपिटेट बन गए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें एमॉर्फस यूरेट्स प्रेजेंट है, एमॉर्फस फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। यूरिन में अपीयर क्लाउडी और टर्बिड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल्स। और भी यूरिन जो है हमारा वो क्लाउडी दिख सकता है या वो टर्बिड दिख सकता है। क्यों दिख सकता है, अगर उसमें प्रेजेंस ऑफ क्या है, ल्यूकोसाइट्स है प्रेजेंट या एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हो। ये हमें कैसे कंफर्म होगा कि इसमें ल्यूकोसाइट्स दैट इज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी।
या एपिथेलियल सेल्स उसमें प्रेजेंट है, वो हमें दिखेगा जब हम उसकी क्या माइक्रोस्कोप पे एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो अभी हमें ये दिखेगा। आल्सो बैक्टीरिया कैन आल्सो काज क्लाउडीनेस, बैक्टीरियाज भी क्लाउडीनेस काज करा सकते हैं। एंड म्यूकस गिव्स अ हेजी अपीयरेंस टू द यूरिन, या अगर हमारे यूरिन में क्या वो हेजी अपीयरेंस आ गई, ठीक है, तो हम हम कहेंगे कि इसमें म्यूकस प्रेजेंट हो। फैट एंड काइल गिव्स यूरिन ए मिल्की कलर, अगर हमारे यूरिन के साथ फैट बाहर आ रहा हो या काइल बाहर आ रहा हो तो उससे मिल्की कलर आ जाता है यूरिन, ये कलर्स है एबनॉर्मल कलर्स। द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स में गिव ए यूरिन ए टर्बुलर स्मोकी, अगर इस टाइप का हमारे पास यूरिन आता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसमें प्रेजेंट हो सकती है हमारी रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे आता है सेडिमेंट फॉर्मेशन। इफ़ द यूरिन कंटेन्स एमॉर्फस फॉस्फेटस, एमॉर्फस यूरेटस, अगर ये चीज़ें हमारे यूरिन में है, ए लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इप्थिलियल्स एटसेट्रा, ये अगर कंटेंट्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट है, ऑन स्टैंडिंग इट फॉर सम टाइम सेडिमेंट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। सिंपली क्या बोल रहा है, अगर हम एक कंटेनर में अपना यूरिन ले रहे हैं, अगर उसमें एमॉर्फस फॉस्फेट्स प्रेजेंट है, एमॉर्फस यूरेट्स प्रेजेंट है, या अगर उसमें लार्ज नंबर में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है या एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, जब हम उसको ऐसे रखेंगे ना, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में फिर उस कंटेनर को, तो ये जो सेगमेंट्स है क्योंकि ये हैवी होते हैं, ये नीचे आ जाएंगे उसके, मतलब ये उसके तह तक आ जाएंगे एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर, गंध जिसे हम कहते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज गिव्स यूरिन स्वीट और फ्रूटी स्मेल, अगर अब हमारा जो यूरिन है अगर उसमें कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो यूरिन है उसकी स्मेल फ्रूटी आ सकती है। कॉन्टेमिनेटेड यूरिन विद बैक्टीरिया मे गिव ए पंजेंट स्मेल, अगर अब हमारा यूरिन में क्या है बैक्टीरियाज प्रेजेंट है तो वो पंजेंट स्मेल दे सकता है। ये एक स्मेल से ये आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि कीटोन बॉडीज़, ऑर्डर में आप कीटोन बॉडीज़ लिखो, यहाँ से लिखो फिर डैश करके फ्रूटी और स्वीट स्मेल, या फिर यहाँ से लिखो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से लिखो पंजेंट स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज है ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से कौन सी पंजेंट स्मेल आती है। द यूरिन ऑफ एन इन्फेंट विद फिनाइल कीटोन्यूरिया गिव्स अ मस्टी ऑर्डर, तो यहाँ अगर किसी को मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, तो उससे क्या आ जाता है, उसको मस्टी ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब आता है रिएक्शन है पीएच कैसा है। द फ्रेशली वॉइडेड यूरिन, नॉर्मल जो हम फ्रेशली वॉइडेड जो हमने यूरिनेट किया होता है, फ्रेशली यूरिनेट किया होता है, यूजुअली वो एसिडिक होता है, ठीक है। एंड इट इज़ पीएच जो वो रेंज हो सकता है, जो जिसकी हमने पहले बात की, फ्रॉम 4.6 to 7, एवरेज 6 रहता है। अ हाई प्रोटीन इनटेक एंड इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट्स प्रोड्यूस एसिडिक यूरिन, जितना हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाएंगे या वो फ्रूट्स खाएंगे जो कि एसिडिक होते हैं तो उससे क्या एसिडिक यूरिन बनेगा। अ डाइट दैट इज़ हाई इन वेजिटेबल्स, ये एक कंडीशन थी एसिडिक यूरिन की। अब दूसरा है, अगर हम वो डाइट लेते हैं जो कि हाई है वेजिटेबल्स में या साइट्रस फ्रूट्स में, वो अल्कलाइन यूरिन बनाते हैं, मींस वो बेसिक यूरिन बनाते हैं। पोस्ट पेरेंडियल यूरिन becomes less acidic or slightly alkaline due to the excretion of acid into the stomach after eating, तो हम ये बोलते हैं कि हम अगर हम खाना खाने के बाद जो हम अगर अब देखिए खाना खाने के बाद अगर हम चेक करें क्या जो हमारा यूरिन है तो वो लेस एसिडिक या स्लाइटली अल्कलीन होता है ड्यू टू किसकी वजह से कि एक्सक्रीशन ऑफ एसिड इनटू द स्टोमक आफ्टर ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं हमारे जो होते हैं स्टोमक में एसिड की फॉर्मेशन होती है ओब्वियसली, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हम पोस्ट पेरिडियल यूरिन खाना खाने के बाद वाला यूरिन चेक करें तो वो लेस एसिडिक होगा। और भी कंडीशंस है लाइक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास एज है यूरिमिक आ रहा है, डायबिटिक कीटोसिस आ रहा है या स्टारवेशन। हमने पहले ये भी आप याद रख लो कि जब कीटोन बॉडीज़ आ जाती है यूरिन के साथ तो कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, एसिडिक नेचर इंक्रीज कराती है, तो उसकी वजह से एसिडिक यूरिन आ जाता है। या स्टारवेशन, अगर कोई बंदा पानी नहीं पी रहा तो ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बाहर आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडिक यूरिन आया। सीवियर डायरिया मींस वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से फिर एसिडिक यूरिन आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या वो करती है कि एसिडिक यूरिन को प्रोड्यूस करती है। गुड। अब हम थोड़ा सा जब आगे चले तो हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस काज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस caused by Escherichia coli,
तो ये जो बैक्टीरिया एक होता है एस्चीरिया कोलाई, अगर इसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी वजह से भी एसिडिक यूरिन बनता है, या इन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसे हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, या इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अगर इसको एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है तो इसमें भी क्या होता है, अल्कलाइन यूरिन बनता है, इसमें बेसिक यूरिन बनता है, क्योंकि इसमें भी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शंस काज्ड बाय द प्रोटियोस एंड द सीडोमोनास ऑर्गेनिजम्स मे काज अल्कलाइन यूरिन, ये भी कुछ हमारे पास बैक्टीरियाज है, तो ये ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो सकता है, अल्कलाइन मीन्स बेसिक यूरिन आ सकता है। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन एट द टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। हम ये कह रहे हैं कि आप सिंपली ऐसे समझो कि हम बोलते हैं कि जो वाटर हम लेते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बोलते हैं 1, ठीक है। वो जो हमारा यूरिन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होनी चाहिए 1। अगर हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इक्वल आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, हम कहते हैं कि हाँ नॉर्मल है, जो हमारी किडनीज है वो फंक्शन अच्छे से कर रही हैं, वो जो है वो फिल्टर अच्छे से कर पाती है स्लूट्स को। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं ये होती है नंबर ऑफ स्लूट्स प्रेजेंट इन आवर यूरिन। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि जो हमारी किडनी है वो ज़्यादा फिल्टर कर रही हैं। अगर ये बहुत कम प्रेजेंट है, हम बोल रहे हैं कि ये बहुत कम जो है वो फिल्टर कर रही है, तो ये हम किसके रिलेट फिर चेक करते हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर के रिलेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन एंड द डाइल्यूटिंग पावर ऑफ किडनीज, हमारी किडनीज का डाइल्यूटिंग पावर कितना है, ठीक है। यूजुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी राइजेस व्हेन फ्लूइड इनटेक इज लो, तो वही कह रहे हैं कि जब हम लो इनटेक का फ्लूइड करेंगे, ठीक है, कंसनट्रेटेड ज़्यादा यूरिन आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कम यूरिन में ज़्यादा फ्लूइड्स होंगे। तो यही बात मैंने पहले भी कही कि जब क्या होता है ये फिर जब कम यूरिन में हमारे पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फ्लूइड्स होंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन दस वेरीज थ्रू आउट द डे, तो ये अब डिपेंड करेगा कि हम कितना जो है वाटर लेते हैं, ठीक है, कितना फ्लूइड इंटेक करते हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल रेंज होती है इसकी फ्रॉम 1.003 टू 1.035। Since single random sample may not give the physical sufficient information, a 24-hour specimen is usually preferred for the determination of specific gravity। तो अगर किसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करानी है अपनी यूरिन की, तो वो एक सैंपल से कुछ नहीं होगा, उसको पूरा 24 आवर को में चेक करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसकी एवरेज क्या रहती है, तो वो हम फिर देते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार ही चेक करें, क्या पता उसने उस टाइम ज़्यादा पानी पिया हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ जाएगी, उसने उस टाइम पानी ही नहीं पिया हो तो 3-4 घंटे से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आ जाए, तो उस पर हम फिर रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम 24 आवर यूरिन पर चेक करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है लाइक पॉलीयूरिया इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ डायबिटिक इंसिपिडस एंड डायबिटिक मेलिटस। वो जो हमने पहले कहा कि जब इंसान ज़्यादा एक्सक्रीट करता है यूरिन, दैट इज़ पॉलीयूरिया। बट इन डायबिटीज़ इंसिपिडस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज़ वेरी लो। हम कहते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की रहती है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, स्लूड ज़्यादा बाहर नहीं आते। वाइल इन डायबिटीज़ मेलिटस, लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। जो डायबिटिक इंसिपिडस है उसमें क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी लो रहती है, ठीक है, लेकिन यूरिनेशन इंसान बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन जो डायबिटिक मेलिटस है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस हम कहती हैं कि जो बॉडी होती है इंसान की वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है, ड्यू टू इंसुलिन की डिसऑर्डर की वजह से। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज बाहर आ जाता है यूरिन के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है यूरिन की। द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज ऑब्जर्व इन वेरियस कंडीशंस। तो अब ये कंडीशंस दी गई है जिनमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंक्रीज होती है, लाइक डिहाइड्रेशन, कम पानी पी रहे हैं, ठीक है, ये कुछ और है, and that is proteinuria, then it is lipid nephrosis etc. एक्स्ट्रा, ठीक है। द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन ऑफ अनयूजुअली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड द हाइपरसेथुरिया। सो अगर हम क्या देखते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन ऑफ अनयूजुअली, अगर आप अनयूजुअली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है, अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है दैन नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरसेथुरिया। द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन विद फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.010 इंडिकेट्स पुअर ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन एंड इट्स कॉल्ड द आइसोसेथुरिया। अगर अब क्या आ रही है, फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी की इंडिकेट हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली यही आ रही है, आप
पानी कम भी पी रहे हो, ज़्यादा भी पी रहे हो, लेकिन ये आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि पुअर ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, और इसको क्या बोलते हैं, एसोसेथोयूरिया। हाइपरसेथोयूरिया फिर टर्म है, उसको वो हम बोलते हैं कब होती है कि जब कॉन्स्टेंटली हम लो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है हमारे यूरिन की, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइपरसेथोयूरिया। ठीक है। द डिजीज़ विच काज अ प्रॉब्लम इंक्लूड्स, तो ये कुछ डिजीज़ है जो क्या करती है, जो हमें हाइपोसेथोयूरिया क्रिएट करा सकती है। दैट इज़ पोलियोनेफ्राइटिस, ठीक है, फाइलियोनेफ्राइटिस, या हाइपरटेंशन आता है, या डायबिटीज़ इंसिपिडस आता है, एंड प्रोटीन मालन्यूट्रिशन आती है, या डायूरेटिक मेडिसिन आते हैं, एंड नेचुरल डायूरेटिक्स आते हैं, सच एज अल्कोहल आ जाते हैं, कॉफ़ी आ जाती है, एंड आल्सो द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीज़ें आ जाती है किसमें, हाइपरसेथोयूरिया में। तो ये नोट वाटर हैज़ अ specific gravity of 1 due to the dissolved minerals, salts and organic components. The specific gravity of normal urine is usually greater than 1, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, that is 1.003, इतनी सी वो ज़्यादा होती है। तो अब जो हमें क्या करना है, अगर हमें अब स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी हो, तो वो हम किन चीज़ों से चेक करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हम किन चीज़ों से चेक करते हैं, तो उसमें हमारा जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें हमारे पॉस्चर पिपेट्स की, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की, मेजरिंग सिलेंडर की, या लिटमस पेपर पीएच चेक करने के लिए, ठीक है। और जो मेन जो रहता है हमारे पास, उसको हम यूरिनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इससे हम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर एंड सेडिमेंट, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द यूरिन स्पेसिमेन एंड नोट देम इन द नोटबुक। कलर में कितना क्या कलर आया, अपीयरेंस क्या आई, या सेडिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो लिखिए, यहाँ सेड में प्रेजेंट है कि नीचे बेड मतलब वो बॉटम पे आ रहा है। यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन वॉल्यूम, मेजर द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड नोट इट डाउन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द यूरिन रिएक्शन, पीएच चेक कीजिए कि एसिडिक आ रहा है, बेसिक आ रहा है, वो लिटमस टेस्ट से आप कर सकते हैं। हम ब्लू लिटमस से लेते हैं, अगर वो रेड कलर का होगा दैट इज़ रिएक्शन एसिडिक आ गई। अगर जो हमारे पास ब्लू लिटमस है वो नो कलर चेंज है, रिएक्शन इज ऑल क्लीन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हम करते हैं, ये हम करते हैं प्रिंसिपल को, जो वर्किंग ऑफ यूरिनोमीटर होती है, यूरिनोमीटर जो होती है वो कैलिब्रेट किया जाता है किस पे, डिस्टिल्ड वाटर के, दैट इज़ 0। हमने कहा ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन किसके बराबर होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सो यूरिनोमीटर इज स्पेसिफिकली कैलिब्रेटेड इन सच ए वे दैट इट सिंक्स इन डिस्टिल वाटर अप टू द जीरो मार्क ऑन द सिस्टम लेवल। अगर हमने इसको कैलिब्रेट ही किया होता है डिस्टिल्ड वाटर के हिसाब से, मींस अगर हम ये डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो ये 0 दिखाएगा, अगर फिर हम अपने यूरिन में डालेंगे तो अगर ये 0 दिखाएगा हम कहेंगे नॉर्मल है, अगर ये 0.1 दिखाएगा हम कहेंगे कि हाँ इट इज़ एक तो ये इट इज़ 1.1। आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इसको कैलिब्रेट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, मीन्स डिस्टिल्ड वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। वो 0 हम लेते हैं। अगर आप आ गई 0.1, 0.2, 0.3, दैट इज़ 1.1, 1.2, 1.3। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। Thus, the specific gravity of distilled water indicates at 1. In diluted urine, when the concentration of dissolved ions of significant low, the urinometer sinks more low. तो ये जब अब ज़्यादा कम होंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। Containing more dissolved ions, urinometer must float centrally in the urine specimen without touching the sides of the cylinder, ठीक। प्रोसीजर क्या है इसका, मिक्स यूरिन वेल एंड फिल द कंटेनर 3/4 ऑफ यूरिन, 3/4 तक अब यूरिन भरी है। अगर उसमें फोम आ रहा है तो उसको हटाइए फिल्टर पेपर से, ठीक है। फिर उसको यूरिनोमीटर डालिए, फ्लोट द यूरिनोमीटर इन द यूरिन, ठीक है। वो नीचे भी नहीं डालना है, फ्लोट कराना है। रोटेट इट केयरफुली सो दैट इट प्रिवेंटेड फ्रॉम टचिंग द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। नोट द स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग, ठीक। नोट क्या है यहाँ पर हमारे पास, इफ द यूरिनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू गिव ए रीडिंग एट 25 डिग्री, अगर इसमें टेम्परेचर कैलिब्रेशन इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन मेक द फॉलोइंग करेक्शंस। इफ द टेम्परेचर क्या है, अगर वो 3 डिग्री से इंक्रीज होता है तो आपको क्या करना है, आपको कैलिब्रेशन में 0.001 इंक्रीज करना है, 0.001 इन द रिकॉर्डेड स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग। इफ रीडिंग इज बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, सब्ट्रैक्ट 0.001 फ्रॉम एवरी 3 डिग्री सेल्सियस बिलो रिकॉर्डेड रीडिंग। तो यहाँ पे आसान है, समझना है। अगर आप देखिए, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ यूरिन इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर यूरिन का टेम्परेचर क्या है 25 से अबव है, सो
हर 3 डिग्री के लिए आपको ऐड करना है 0.001 इन द रिकॉर्डेड स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी आ रही है, आप अगर 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे उसको देख रहे हैं, तो हर 3 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको इंक्रीज करना है 0.001, वैसे ही फिर माइनस भी करना है। ठीक। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज स्मॉल, अगर यूरिन की क्वांटिटी कम है, डाइल्यूटेड यूरिन दैट इज 1/5 और 1/10, determine specific gravity by urinometer, multiply the last two numbers of the recorded specific gravity by the dilution factor, ठीक है, and got the correct specific gravity. Example, if a urine is diluted 1/5 and recorded, हमने ऐसे इसको यूरिन को डाइल्यूट किया, एक साइज का एंड फिर 5 हिस्से इसके एंड रिकॉर्ड किया, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.003, द करेक्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.015, इसको हम इंटू करेंगे 0.3 × 5, ठीक है। ठीक। अब जो आता है हमारे पास दूसरी चीज़ जो अब हमारे पास आती है, दैट इज़ केमिकल। अब आती है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। केमिकल्स हम कौन कौन से चेक करते हैं हमारे यूरिन में। द रूटीन एनालिसिस इंक्लूड्स केमिकल टेस्टिंग फॉर प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज और ऑक्वल्ड ब्लड, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट से, इन चीज़ों के लिए हम देखते हैं। सो अब हम जो पहले देखते हैं, इसमें हम रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, ग्लासवेयर रहती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स रहती है, ये इस चीज़ों के लिए टेस्ट है। तो पहला जो अब हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि यूरिनरी प्रोटीन क्या होता है। जनरल कंसिडरेशन, आई होप ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया, बाय।